हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि कहीं धरती का धरातल कहीं एक सा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। बच्चों, उच्चावच का अर्थ होता है धरातल का ऊंचा नीचा होना। तो इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार और मैदान आते हैं। तीसरी श्रेणी के उच्चावच में टीले, नदी, घाटियाँ, डेल्टा आदि आते हैं। पृथ्वी की सतह के आकार तथा आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। और उच्चावच धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को उच्चावच कहते हैं। तो बच्चों, आइए हम प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानते हैं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारी पूरी धरती पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। आपने 6ठी क्लास में पढ़ाई है कि सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम क्या है? एशिया। उसके बाद दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, तीसरा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद ये यूरोप, छठा ऑस्ट्रेलिया, ये आप देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां अंटार्कटिका, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। इसी प्रकार बच्चों, पृथ्वी पर 5 प्रमुख आप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर है। ये अटलांटिक महासागर है। तीसरा हिंद महासागर है, जो हमारे देश के नाम पर जिसका नाम है। उत्तरी ध्रुव पर ये आर्कटिक महासागर है। इसको उत्तरी महासागर भी बोलते हैं, आर्कटिक महासागर को। और 5वां है दक्षिणी महासागर। कभी कभी दक्षिणी महासागर को हम अंटार्कटिक महासागर भी बोल देते हैं। तो ये हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं, जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। अब हम द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदान के बारे में जानते हैं। बच्चों, किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैल, जिनके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चट्टान। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियों
एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: पर्वत, पठार एवं मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। तो आप देखिए, जो कड़ी चट्टानें होती हैं उनसे पर्वत, पहाड़ियाँ देख सकते हैं और पठारों का निर्माण होता है। तो कड़ी चट्टानों से पर्वत, पठार और पहाड़ियों का निर्माण होता है। आप भी देख रहे अकेला ये देखिए, ये पर्वत है, एक अकेला पर्वत। जब यही पर्वत कई एक साथ होते हैं, ये देखिए, ये एक पर्वत है, इसी के ये ख़त्म हुआ तो ये दूसरा पर्वत वहाँ से शुरू हो गया। जब ये दूसरा ख़त्म हुआ तो ये तीसरा शुरू हो गया। तो ये जो लगातार जो चेन होती है, श्रृंखला होती है, इसी को हम पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। पहाड़ी जो होती है वो थोड़ी कम ऊंची होती है। आप ये देख रहे हो, ये पहाड़ी है। और पठार मैदान से उठा हुआ भाग होता है। ये आपका ये पठार जो है, ये आप देख सकते हैं, ये पठार है। ये पूरा का पूरा ये पठार है। देखिए, मैदान नीचे है, एक सा है, और पठार उठा हुआ भाग है। तो ये कठोर चट्टानों से बनता है। और इसके विपरीत जो कम कठोर चट्टानें होती हैं, जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान बनते हैं। ये देखिए, मैदान है जहाँ की ज़मीन एकदम एक सी होती है। इसके अलावा टीले, छोटी एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। ये पहाड़ी है। तो ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। इस चित्र को आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। अब आइए पर्वत और पहाड़ों के बारे में जानते हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा उससे कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। आप ये देख रहे हो कि देखो, ये गगनचुम्बी चोटी कितनी ऊंची है, वो बर्फ से ढकी हुई है। तो ये पर्वत का चित्र आप लोग देख रहे हैं। तो बच्चों, अभी हमने जैसे अभी आपको बताया था कि ये पर्वत जो होते हैं समूह में होते हैं। तो ये देखिए, अभी बताया था हमने कि ये एक पर्वत ये है, फिर दूसरा पर्वत साथ में ये है, फिर तीसरा। तो ये इन्हें पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज कहते हैं। और पर्वत से जो कम ऊंची स्थलाकृतियाँ होती हैं उन्हें पहाड़ी कहते हैं। आप इसको देख रहे हो, ये पहाड़ी है। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं
उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है, यानी एकदम तीखा होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वलित या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। देखिए, जब धरती के अंदर विपरीत दिशा में जब बल लगता है तो ये जो बीच का जो हिस्सा है वो ऊपर को उठ जाता है। तो ऐसे ये, इसीलिए इनको मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों पर ये वलित पर्वत पाए जाते हैं और ये वर्तमान युग में ही कुछ लाख साल पहले ही इनकी उत्पत्ति हुई है या इनका निर्माण हुआ है। तो हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख वलित पर्वतों के बारे में जानते हैं। पहला है हिमालय, जो हमारे ही देश में स्थित है। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है। ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत। आप ये दृश्य देख सकते हो, ये हिमालय पर्वत का दृश्य है। दिखने में ये ऐसा दिखता है। वलित या मोड़दार पर्वत का अगला उदाहरण एल-बुर्ज पर्वत है, जो ईरान देश में स्थित है। ये देखिए, ये एल-बुर्ज पर्वत है। देखिए, ये भारत है, भारत के बगल में ये पाकिस्तान, पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के बगल में ये ईरान है। ईरान देश में ही ये एल-बुर्ज पर्वत स्थित है। ये देखिए, हमारा देश भारत, बगल में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान बगल में ईरान। एल-बुर्ज पर्वत, ये देखिए, ये रहा। वलित पर्वत का तीसरा उदाहरण आपकी पुस्तक में आल्प्स पर्वत का दिया हुआ है। ये देखिए, यूरोप में आल्प्स पर्वत। ये और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। अगला उदाहरण आपका पुस्तक में दे रखा है एटलस पर्वत। ये देखिए, ये एटलस पर्वत है जो अफ्रीकी महाद्वीप के हिस्से में स्थित है। अगला है ड्रैकेंसबर्ग। ये भी अफ्रीकी महाद्वीप में ही है और ये यहाँ ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। अगला है रॉकीज पर्वत। ये देखिए, ये रहा रॉकीज और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला दे रखा है एंडीज। ये देखिए, ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। और जो लास्ट उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये आप विश्व का भौतिक मानचित्र देख रहे हैं। इसमें ये देखिए, दोबारा से हम देखते हैं, ये हिमालय पर्वत है, ईरान में एल-बुर्ज पर्वत है, यूरोप में आल्प्स पर्वत है,
अफ्रीकी महाद्वीप में एटलस पर्वत है, और ये नीचे ड्रैकेंसबर्ग है। ये रॉकीज पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, और ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब बच्चों हम दूसरे प्रकार के पर्वतों के बारे में जानते हैं। दूसरे प्रकार के जो पर्वत होते हैं उन्हें खंड या भ्रंश पर्वत कहते हैं, जिन्हें इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। तो आइए इसको समझते हैं कि भ्रंश पर्वत कैसे बनते हैं। बच्चों जब पृथ्वी के अंदर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब उनमें कोई हलचल होती है या उनमें कोई तनाव होता है, तब ये भ्रंश पर्वत या खंड पर्वत अस्तित्व में आते हैं। ये देखिए, ये तनाव बल इधर लग रहा है। विपरीत दिशा में तनाव बल लगने से क्या हुआ, ये जो बीच का हिस्सा है, ये देखिए ये नीचे खिसक जाता है। ये देखिए ये नीचे खिसक गया। तो ये नीचे खिसकने से ये देखिए नीचे धंस गया ये, और ये जो यहाँ जो खाली जगह रह गई, इसी को हम भ्रंश घाटी कहते हैं। अभी हमने धंसने वाला ये बी वाला उदाहरण देखा। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि आंतरिक शक्तियाँ नीचे से बल लगाती हैं। तो ये देखिए, ये सी वाला उदाहरण देखिए आप लोग। ये नीचे से धरातली शक्ति लगी, तो उससे ये वाला भाग ये देखिए ऊपर उठ गया। ये वाला भाग जो है नीचे रह गया। तीसरा उदाहरण ए में देखिए कि जब आंतरिक शक्तियाँ आगे पीछे बल लगाती हैं। ये देखिए ये आगे बल लगा रही इधर से, और ये पीछे को बल लगा रही। तो ये वाला हिस्सा ये यहाँ से अपने स्थान से हट गया है। तो केवल आंतरिक शक्तियाँ नीचे को या ऊपर को ही बल नहीं लगाती, बल्कि वो आगे पीछे भी बल लगाती हैं, जिससे खंड या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। इस चित्र में देखिए ये वाला भूखंड जो है ऊपर को उठ गया है, तो उसे होस्ट कहते हैं। ये उठे हुए भाग को होस्ट कहते हैं। ये भी हमने बता ही दिया कि ये बीच का हिस्सा नीचे धंस गया, इसी से ये भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ऐसे अभी हमने बताया था, ये आगे पीछे भूखंड का हटना, इससे भी खंड या भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। भारत में नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। ये देखिए ये नर्मदा नदी का चित्र है, बहती हुई नर्मदा नदी। ये भ्रंश घाटी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ये विंध्याचल पर्वत है, और ये सतपुड़ा पर्वत।
इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये नर्मदा नदी बहकर और ये अरब सागर में गिर रही है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वतों के हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण, उसमें पहला नाम है वासजेस। ये आप देख सकते हैं, ये वासजेस भ्रंश पर्वत है। ये स्विट्ज़रलैंड की सीमा से लगा हुआ है और फ्रांस के पूर्वी भाग में स्थित है। दिखने में देखिए कैसा लगता है। ये वासजेस भ्रंश पर्वत है। अगला जो उदाहरण आपकी पुस्तक में दिया है वो ब्लैक फॉरेस्ट का है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। ये देखिए, ये रहा ब्लैक फॉरेस्ट, ये ब्लैक फॉरेस्ट। ये देखिए ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का भ्रंश पर्वत कैसा दिखता है, इसको आप देख सकते हैं। तीसरा उदाहरण सिएरा नेवादा का है, जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है। ये देखिए, ये सिएरा नेवादा भ्रंश पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सिएरा नेवादा भ्रंश पर्वत को आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये आप देख सकते हैं। बच्चों, घाट से किनारा मत समझ लेना, ये असल में भ्रंश पर्वत है। अब बच्चों, हम तीसरे प्रकार के पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों, जिन्हें वॉल्केनिक माउंटेन्स कहते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण ही इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्रित होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो आइए इसको हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, भूपर्पटी पर ये ज्वालामुखी का एक मुख या द्वार खुला हुआ है, जिसके अंदर लावा भरा हुआ है। और ये देखिए, उस द्वार से गर्म लावा बाहर निकल रहा है। अब देखिए, इसके चारों ओर ये लावा इकट्ठा हो जाने के कारण, ये देखिए आपने गणित में शंकु के बारे में पढ़ा होगा, कोन, जिसको कोन कहते हैं। आइसक्रीम का भी आपने देखा होगा, आइसक्रीम खाते आइसक्रीम कोन। तो आप देख सकते हैं कि ये लावा इकट्ठा हो के ये इसकी आकृति शंकु के आकार की बन जाती है, और इसको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो आइए हम एक ज्वालामुखी की छोटी सी वीडियो देखते हैं, ताकि हम जान सकें कि वास्तव में ज्वालामुखी कैसे होते हैं।
ये देखिए ज्वालामुखी बह रहा है। देखिए समुद्र के अंदर जो ज्वालामुखी होते हैं द्वीपों पर, उनमें से ये इंडोनेशिया का क्राकतोआ ज्वालामुखी विस्फोट देखिए कितना सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक ये इसका धूल और गैसों का गुबार ऊपर फैल जाता है। Landslide had released highly pressurized volcanic gases. But instead of shooting upward, they blew out sideways. तो आपने देखा कि ज्वालामुखी काफ़ी विनाशकारी होते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वतों के नाम है मोना लोवा। देखिए आप इधर मोना लोवा पर ज्वालामुखी को देख सकते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। इसका दूसरा उदाहरण है चिम्बोराजो, ये इक्वाडोर, यहाँ दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में, यहाँ पर बच्चों एक देश है इक्वाडोर, वहाँ पर चिम्बोराजो ज्वालामुखी है। तीसरा उदाहरण आपकी पुस्तक में क्राकतोआ, ये देखिए इंडोनेशिया ये देश में ये क्राकतोआ आप देख सकते हैं। ये देखिए क्राकतोआ ये यहाँ पर स्थित है। अगला उदाहरण आपकी पुस्तक में विसुवियस ज्वालामुखी का दिया हुआ है, जो कि यूरोप के इटली देश में स्थित है। ये देखिए ये विसुवियस ज्वालामुखी है। और आपकी पुस्तक में लास्ट उदाहरण पिलियन ज्वालामुखी का दे रखा है, जो कि आप इधर देख सकते हैं। ये आप विश्व के मानचित्र पर ये देख सकते हैं। ये पहला मोना लोवा है, उसके बाद इक्वाडोर में बताया था आपको चिम्बोराजो, वो यहाँ पर है। तीसरा आपको इंडोनेशिया बताया क्राकतोआ, ये क्राकतोआ है। यूरोप में विसुवियस बताया था आपका, ये रहा विसुवियस। और लास्ट पिलियन बताया था, वो इधर है। ये आप लोग देख सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद। ये बच्चों क्राकतोआ इंडोनेशिया का ज्वालामुखी का ये चित्र है। ये क्राकतोआ ज्वालामुखी में विस्फोट का चित्र है। बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है कि ये जो पैसिफिक रिंग जो आप देख रहे हैं, प्रशांत महासागर का ये पूरे क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और यहाँ इस रिंग में बहुत सारे विश्व के अधिकांशतः सारे के सारे ज्वालामुखी स्थित है। अब चलिए हम आपसे पूछते हैं, ये 1 नंबर कौन सा ज्वालामुखी के लिए है? ये मोना लोवा के लिए है। ये 6 नंबर
चिम्बोराजो जो इक्वाडोर देश में स्थित है। तो ये 13वां नंबर क्राकतुआ इंडोनेशिया का। ये 10वां नंबर विसुवियस ज्वालामुखी के लिए है जो इटली में स्थित है। तो इस तरह आप इनको पहचान सकते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। बच्चों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। देखिए, ये भारत का नक्शा है और ये बंगाल की खाड़ी में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा बैरन द्वीप है। इसी पर भारत का एकमात्र ज्वालामुखी स्थित है। देखते हैं अब ये भारत का ज्वालामुखी दिखने में कैसा है। ये देखिए, ये बैरन द्वीप के भारत का एकमात्र ज्वालामुखी। बच्चों, अगले प्रकार की जो स्थलाकृति है उसको पठार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्लेटो कहा जाता है। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। पर्वत में क्या था? एकदम तीखा, और यहाँ पर चौरस इस प्रकार। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। इनके ढाल कैसे होते हैं? एकदम खड़े। इस चित्र में आप पठार को देख रहे हो। ये देखिए, ये समतल भूमि है और ये भाग कितना ऊपर उठा हुआ है। देखिए, इनके शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होते हैं। इनके ढाल देखिए, खड़े हुए हैं, ये एकदम स्ट्रेट, जबकि पर्वतों के ढाल ढालू होते हैं। अगला चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो पठार है। इसमें आप देख सकते हैं, छोटे मोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। इनके ढाल देखिए, खड़े ढाल हैं, एकदम खड़े। ये देखिए, इस चित्र में आप और भी स्पष्ट देख सकते हैं। इस चित्र में देखिए, भारत का प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। ये देखिए बच्चों, भारत में कई पठार पाए जाते हैं। ये देखिए, ये मालवा का पठार है, ये बुंदेलखंड का पठार है, ये बघेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये दंडकारण्य का पठार है, ये शिलोंग का पठार है। ये वाला जो भाग है इसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। इसमें आप देख सकते दक्कन के पठार में ये कर्नाटक का पठार शामिल है और तेलंगाना का पठार है। अभी हमने देखा था कि प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? वह स्थल का वह भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो। तो ये वाला भाग जो है तीन ओर से घिरा हुआ है। यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और नीचे
यहाँ पर हिंद महासागर है। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये दक्कन का पठार है। और बच्चों, ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में सबसे पहले अगर कोई अस्तित्व में आया तो ये दक्षिण का पठार ही सबसे पहले जन्मा था। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। ये देखिए, ये अफ्रीका का महाद्वीप का ये मैप है, इसमें आप देख सकते हैं। ये जो काला वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, ये पर्वत श्रृंखलाओं को दर्शाता है। ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा उच्च पठारी भाग को प्रदर्शित करता है, और पीला भाग भी ये निम्न पठारी भाग को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो केवल आप थोड़ा बहुत हरा हरा देख रहे हैं, केवल ये ही मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। अफ्रीका महाद्वीप के चित्र को आप लोग ढंग से देख सकते हैं। इस चित्र में आप विश्व के प्रमुख पठारों को देख सकते हैं कि दुनिया में कहाँ कहाँ पठार स्थित हैं। आपकी पुस्तक में सबसे पहले जो उदाहरण दे रखा है वो साइबेरिया का पठार दे रखा है। ये देखिए बच्चों, ये साइबेरिया प्लेटो रशिया रूस में स्थित है। इसको आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटो, ये नाम लिखा हुआ है। ये रशिया में स्थित है। दूसरा उदाहरण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार है। ये देखिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इस पठार को आप देख सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और यहाँ का जो पश्चिम में स्थित है, ये पश्चिम में स्थित ये पठार आप देख सकते हैं। इसका नाम किम्बरलेन का पठार है। अगला उदाहरण आपकी पुस्तक में ब्राज़ील के पठार का दे रखा है, जिसको माटो ग्रासो कहते हैं। ये देखिए, ये ब्राज़ील देश है, और ये वाला जो पठार है इसको माटो ग्रासो के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील देश दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अगला उदाहरण बच्चों कोलंबिया का पठार है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसको स्नेक पठार भी कहते हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश में स्थित है। अगला उदाहरण बच्चों कनाडा का दे रखा है, जिसको कनाडा शील्ड कहते हैं। ये देखिए, ये कनाडा देश है। कनाडा देश में स्थित ये आपका कनाडा शील्ड पठार है, जिसको लॉरेंटियन भी कहते हैं। इस चित्र में आप कनाडा देश देख सकते हैं। तो बच्चों, हमने साइबेरिया का पठार देखा, उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया का पठार देखा, पश्चिम का पठार।
उसके बाद हमने ब्राज़ील का पठार देखा, उसके बाद हमने कोलंबिया का पठार देखा, उसके बाद हमने कनाडा शील्ड देखी। बच्चों अगले प्रकार की जो स्थलाकृति है उसका नाम मैदान है। आप इस चित्र में देख सकते हैं। प्राय भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। आप ये नीचे देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, मैदानी भाग है। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल एवं सपाट होते हैं। तो देख रहे हो, तो मैदान नाम से ही आप जान सकते हैं कि वो समतल और सपाट होता है। इस चित्र में देखिए, ये समतल है मैदान। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। ये आपने 6th क्लास में भारत का प्राकृतिक वर्गीकरण देखा था, जिसमें आपने पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में अध्ययन किया था। तो ये आप जो देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये विश्व के प्रमुख मैदानों में शामिल है। इसके अलावा विश्व में और भी कई अन्य प्रमुख मैदान हैं, जिनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए, ये यूरोप का मैदान है। ये देखिए, ये यूरोप का मैदान है। हम देख सकते हैं यूरोप महाद्वीप का मैदान। आप चित्र में और स्पष्ट देख सकते हैं। आपकी पुस्तक में अगला उदाहरण साइबेरिया का मैदान दे रखा है। अभी हमने पठारों में देखा था कि रशिया में साइबेरिया का पठार भी है। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए, इस साइबेरिया का पठार इस तरफ है, मध्य में है, और ये पश्चिम में साइबेरिया का मैदान आप लोग देख सकते हैं। अगला उदाहरण वांग हो का मैदान है। ये चीन में स्थित है और इस वांग हो नदी का दूसरा नाम पीली नदी है। ये आप देख सकते हैं, ये येलो रिवर, और इसके द्वारा निर्मित ये आप मैदान देख सकते हैं। बच्चों आप लोग चित्र में ये पीली नदी को देख सकते हैं। ये चीन की सबसे दूसरी लंबी नदी है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में होती है। देखिए इसका रंग जो है अवसाद के कारण पीला है, इसीलिए इसका नाम पीली नदी के नाम से ये विख्यात है। बच्चों मैदानों में अगला उदाहरण उत्तरी अमेरिका का मैदान दे रखा है, जिसको आप चित्र में देख सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका है और ये आप इसके मैदानों को आप
देख सकते हैं। आपकी पुस्तक में अगला उदाहरण मध्य एशिया का मैदान दे रखा है। ये देखिए, ये एशिया महाद्वीप है, ये हमारा भारत देश है। ये देखिए, ये मध्य एशिया, आप देख सकते हैं। इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन, ये सारे के सारे देश आ जाते हैं। जितना भी आप हरा हरा भाग देख रहे हो, ये सारा मध्य एशिया का मैदान है। तो बच्चों, आज हमने धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महासागर एवं महाद्वीपों के बारे में जाना और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार एवं मैदानों के बारे में जाना। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना है।